So who is this Amritpal Singh? मैं हुणे वार्निंग दिना खालसे ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ पिछले हफ्ते अजनाला पुलिस स्टेशन जो कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास एक गांव है, उसके अंदर एक इंसिडेंट पेश आता है जब अमृतपाल सिंह अपने साथियों समेत एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर लेता है और अपने साथी तूफ़ान सिंह को छुड़वाने के लिए और उनके ऊपर एफआईआर क्वैश करने के लिए इवन स्वरूप साहब को भी साथ लेके आता है। इस इंसिडेंट के पास पुलिस तूफ़ान सिंह के ऊपर जितनी भी दफ़े लगी होती है वो ख़त्म कर देता है। हालांकि पंजाब पुलिस के बारे में मशहूर है कि इवन साइकिल भी चोरी हो जाए तो वो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। बाद अमृतपाल सिंह ओपनली खालिस्तान की बात करते हैं, वो ओपनली एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन की बात करते हैं कि सिखिज़म को किस तरह हिंदुओं से और इंडियन स्टेट से ख़तरा है और इसके लिए जो आखिरी तौर है या आखिरी तरीका है जिसे अपनाना चाहिए वो खालिस्तान है। ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ। आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर खालिस्तान की मूवमेंट किस तरह रिवाइव होने जा रही है इंडिया के अंदर, और उसके अलावा ये अमृतपाल सिंह है कौन और ये जो फिनोमेना अमृतपाल सिंह का है, ये इसकी पैराशूट डिलीवरी जिस तरह इंडिया के अंदर हुई है वो क्यों एक इंडियन पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर रही है और पंजाब की पॉलिटिक्स आखिर क्यों इतनी वोलेटाइल हो चुकी है कि एक बाहर से आने वाले शख्स को 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा एक्टिविज़म और इतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोवाइड कर रही है, वो एक नेशनल लीडर बनने की तरफ जा रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग आर्ग्यू करते नज़र आते हैं कि खालिस्तान का जो मांगे हैं वो ख़त्म हो गई थी या वो बिल्कुल ही दफन हो गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो चिंगारी थी वो सिर्फ इंडिया से शिफ्ट होकर बाहर चली गई थी। आपको काफ़ी सारे नाम नज़र आ जाएंगे जो या तो लाहौर के अंदर बैठे नज़र आएंगे या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह पर नज़र आएंगे, जो कि खालिस्तान की बात करते नज़र आते हैं, खालिस्तान बनाने के लिए इवन रेजोल्यूशन तक पास करते नज़र आते हैं। मैंने ऑलरेडी कनाडा की खालिस्तान के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर खालिस्तान अपने पंजे जगड़ चुका था और उनको एक शख्स की ज़रूरत थी जो अब इंडिया के अंदर जाके इस चीज़ को लोकलाइज़ कर सके। सेंटीमेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे, प्रोपेगेंडा ऑलरेडी मौजूद था, लोगों के अंदर काफ़ी हद तक डिमांड्स जो थी वो ऑलरेडी पेनिट्रेट करवाई जा चुकी थी। लेकिन इन तमाम रीज़न्स के बावजूद ये तमाम रीज़न इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि इंडिया के अंदर अमृतपाल को इतनी ज़्यादा स्पेस मिल सके, बल्कि इसके अलावा काफ़ी लोकल रीज़न्स थी जिसकी वजह से अमृतपाल सिंह जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और उसकी जो कह लें जो आवाज़ है वो ज़्यादा आपको सुनने में नज़र आती है और लोगों की सपोर्ट भी ज़्यादा इस कुछ रीज़न की वजह से ज़्यादा नज़र आती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल रीज़न जिसकी वजह से सिखों की हेट नज़र आती है हिंदुओं के खिलाफ ये नज़र आती है कि सबसे पहले आर्टिकल 25 के अंदर सिखों को एक हिंदुओं की ही सब जमात तस्वुर किया गया, जबकि सिखिज़म क्लियरली तौर पर मुसलमानों से और हिंदुओं से एक अलग मज़हब है जिसकी बेसिस अलग हैं, जिसकी वैल्यूज़ अलग है, जिसकी प्रैक्टिस अलग हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक इसको जो है वो तस्वुर नहीं किया। अब ये चीज़ एक बेस प्रोवाइड करती है अमृतपाल सिंह को कि वो आए और इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें नहीं मानता तो हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी रीज़न नज़र आती है वो इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कमज़ोर होना है। पंजाब के अंदर पिछले कई सालों से एक पॉलिटिकल स्पेस का गैप नज़र आता रहा है। काफ़ी सारे लीडर जो हैं वो मारे जा चुके हैं, काफ़ी सारे उभरते हुए लीडर को कत्ल कर दिया गया, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है जो कि कांग्रेस की तरफ से एमपी की सीट पे भी खड़े रहे हैं। फिर उसके अलावा दीप सिद्धू को कत्ल किया गया। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपको एक काफ़ी पॉलिटिकल गैप नज़र आता है। अभी कुछ दिन पहले एक एहतजाज हुआ था जिसके अंदर जीटी रोड 5 दिन तक बंद रहा था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी ख़राब हो चुकी है और अमृतपाल सिंह इसको एक्सप्लॉइट करता नज़र आता है। आप उनके बयानात को देखें तो आपको नज़र आता है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मैस माइग्रेशन पंजाब की तरफ से बाहर हो रही है, ये एक सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स क्यों हैं? क्योंकि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उसके मुताबिक जो बंदा यहाँ पे रहता है उसके ऊपर पर्चे काट दिए जाते हैं या उसको इतना कैपेबल नहीं रखा जाता कि वो पॉलिटिकली अपने आप को मोटिवेट कर सके, जिसकी वजह से बार बार आपको पंजाब की हुकूमत के अंदर एक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती है। पहले अकाली दल आती है, देन कांग्रेस आती है और कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग पार्टी होने के बावजूद पंजाब के अंदर अपना राज नहीं रख सकती। देन आम आदमी पार्टी आती है। जब आम आदमी पार्टी आती है वो 92 सीट्स के साथ आती है, जो कि 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा। ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है कि इतना जल्दी जो है वो शिफ्ट लिया जाए एक जगह के अंदर। लेकिन उसके बाद 3 महीने बाद जो एक सब इलेक्शन होता है एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भगवत मान अपनी सीट ही हार जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो कितना ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है और उन्हें इस वक्त एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है, एक ऐसे नाम की ज़रूरत है जो उन्हें इस वक्त यकीन दिलाए कि नहीं जी, मैं सेंटर से कंट्रोल नहीं हो रहा हूँ, मैं एक अपने अंदर ही एक पंजाब की आवाज़ हूँ। और ये तमाम चीज़ें उस वक्त इन्हें अमृतपाल के अंदर नज़र आ रही हैं कि ये सेंटर से कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी सारे मसले हैं, जैसा कि पानी का मसला है, लैंग्वेज का मसला है। दैन उसके अलावा रिसेंट फार्मर लॉस के अंदर भी आपको नज़र आया कि किस तरह सेंटर की तरफ से इन्हें मसाइल पेश आया, जिसकी वजह के अंदर तकरीबन 600 सिखों ने अपनी जान दी है और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं और काफ़ी महीने के धरने के बाद इन्हें फार्म लॉज हैं वो वापस करने पड़े हैं।
परफॉर्म लॉस की वजह से एक पंजाब के अंदर एक यूनिटी का एनवायरनमेंट भी नज़र आया और उन्हें चेंज भी नज़र आई कि अब हमें कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जीती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अमृतपाल सिंह एक ऐसा कह लें कि एक पिलर है जो पंजाब को एक स्टेबिलिटी की तरफ और इन तमाम मुश्किल सवालों के जो है वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से पंजाब उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होने जा रहा है। फिर उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरफ ये बात भी सामने रखी जा चुकी है कि जैसे ही बीजेपी का राइज़ हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुत्व का राइज़ हुआ है, तो वैसे ही बीजेपी पार्टी का पंजाब के अंदर आना जो है वो मुश्किल हो गया। अब जैसे ही बीजेपी जैसी पार्टी एक नेशनल पार्टी है वो बाहर जाती है तो एक और पॉलिटिकल स्पेस नज़र आती है, और जैसे ही एक तरफ रिलीजियस सेंटीमेंट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं तो दूसरी तरफ भी रिलीजियस सेंटीमेंट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। इसकी वजह से सिखिज़म के अंदर भी एक कंजर्वेटिज़म की जो लहर है वो सामने नज़र आई है, और इस कंजर्वेटिज़म की लहर को सपोर्ट करने के लिए अमृतपाल नज़र आते हैं। यहाँ पर अगर हम अमृतपाल की बात करते हैं कि वो कौन शख्स है, वो पंजाब का ही एक आम रिहायशी एक स्टूडेंट था जो बाहर चला गया दुबई के अंदर, दिन वापस आया। अब जब वो वापस आता है, यहाँ पे मेन स्टोरी जो है वो टर्न होती है कि जब वो वापस आता है तो वारिस पंजाब दे, जो कि दीप संधू की अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको हैक करता है। जब वो वापस आता है तो इवन वो बैप्टाइज सिख भी नहीं था, यानी कि अमृत भी उसने नहीं ली हुई थी, लेकिन वो आता है, वो अपने आप को बैप्टाइज करवाता है। उसकी बैप्टाइज सेरेमनी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है आपको मीडिया की इन्वॉल्वमेंट और बाकी चीज़ें नज़र आती हैं। यानी उसके बाद वो अपनी तरह से एक सिख रिलीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बार बार ये बात करता है, जिस तरह कुछ दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि हिंदुओं की तरफ से और जो नॉर्मल सिख हैं उनकी तरफ से हिंदू रिलीजन को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और एक कंजर्वेटिव एक स्ट्रॉन्ग जो रिलीजन सेंटीमेंट्स हैं उसकी तरफ अपील करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले उसने गुरुद्वारा के अंदर जितनी भी प्लास्टिक की कुर्सियाँ वगैरह वो फर्नीचर था उसको जला दिया था। ये अमृतपाल सिंह का कहना था कि ये जितना भी फर्नीचर है इससे गुरुद्वारा के अंदर जो है वो स्वरूप सिंह की जो है ना वो बेहुरमती हो रही है और ये चीज़ सिखिज़म के अगेंस्ट है। इसके अलावा हमें और भी काफ़ी जगह पर एक एक्सट्रीम अल्फाज नज़र आते हैं कि ये तमाम लोगों को बुलाता है। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले इनसे पूछा गया था कि आप ड्रग्स को किस तरह बचाएंगे लोगों को, तो अमृतपाल ने जवाब दिया था कि ड्रग्स से बचने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको होप की ज़रूरत होती है, और होप जो है वो सिखिज़म की तरफ से आएगी। एक नेशनलिस्टिक होप, खालिस्तान की होप जो है वो आपको दी जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है वो नशा और ये सारा कुछ जो है वो छोड़ देंगे। अब आप इस तमाम चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ वो एक सोशल रिफॉर्मेशन चाहता है, ना सिर्फ वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन चाहता है खालिस्तान की शक्ल में, बल्कि वो एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन भी चाहता है, जिसके अंदर वो सिखिज़म को दोबारा से रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहा है। और उन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए पंजाब का एक इन्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी ही इतना वॉलेटाइल है, और जिसके अंदर इतनी स्पेस थी कि जब ये वापस आया है तो पंजाब के लोगों ने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इवन इफ़ के तादाद काफ़ी कम है, अभी 1% या 2% लोग होंगे, लेकिन सेंटीमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहे हैं। फिर इस बात का भी अंदेशा है कि जो इंटरनेशनल खालिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से ये एक फेस ना हो, या इसके थ्रू वो कंट्रोल ना करना चाह रहे हो पंजाब को, लेकिन ऐसा कुछ वाज़ेह तौर पर कहा नहीं जा सकता। फिर हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि क्या अमृतपाल सिंह कामयाब हो जाएगा, तो इसका जवाब सिंपली ना है, क्योंकि खालिस्तान की कोशिश और खालिस्तान बनाने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, फंडिंग चाहिए, देन इतनी बड़ी आदमी है उससे लड़ा नहीं जा सकता, और इसका एंड पे नुकसान पंजाब के लोगों को और पंजाब के नौजवानों को होगा। हाँ, ये हो सकता है कि खालिस्तान को एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल किया जा रहा हो, जो कि काफ़ी जगह पर मुझे यही लगता है कि खालिस्तान को अमृतपाल सिंह एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहा है इंडिया से कंसेशन लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक अमृतपाल सिंह नहीं दे सका, जैसा कि एम्प्लॉयमेंट का सवाल है या आसपास के लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप होंगे। जब तक अमृतपाल सिंह ये साबित नहीं कर सकता कि एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान स्टेट के अंदर जो लाइफ है एक सिख की या एक आम इंसान की, वो बाहर वाले जो सिख है या आज के सिख, आज का जो पंजाब है उससे अच्छी होगी, जो कि ये कभी भी इसका जवाब देने से कतरा जाता है या आगे पीछे कर देता है सवाल को। जब भी इसे सवाल किया जाता है जो सिख बाहर रह रहा है उसका क्या होगा, या वो क्या बनेगा, या हमारी इकनॉमिक हालत क्या होगी, सोशल हालत क्या होगी, तो उन तमाम चीज़ों को या तो इस सवाल से अवॉइड कर देता है, या तो इधर उधर की बात करके इस सवाल का जवाब जो है वो टूट मुट कर देता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक जो अमृतपाल की जितनी भी कोशिशें हैं वो सिख कम्युनिटी के अंदर एक रिलीजियस कह लें गुरु बनने की हैं। फिर उसके अलावा वो कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल और सोशल हाईजैक कर लिया जाए पंजाब की सोसाइटी को, और हो सकता है कि वो इसके बाद आगे भी कदम बढ़ाए, लेकिन अभी तक इसमें भी कामयाब नहीं हुआ है। वीडियो के अख्ताम में यही है कि अमृतपाल का फार्मूला जो है और अमृतपाल का जो मेन आर्गूमेंट जो है वो पंजाब की जितनी भी इश्यूज़ हैं उनको बेस बनाते हुए जो उनका सलूशन है वो आम तौर पर एक जनरलाइज स्टेटमेंट यानी कि खालिस्तान की शक्ल में देना है, और उसको सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी एक ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका था जिसकी वजह से अमृतपाल सिंह का जो है वो फिनोमिनन हुआ है। लेकिन इसे अवॉइड किया जा सकता है, और उसकी एक ही शक्ल है कि जब पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी पंजाब की अपनी, और पंजाब की अपनी लोकल पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी और एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी,
तो आपको अमृतपाल का फिनोमेना आहिस्ता आहिस्ता वीक होता नज़र भी आ जाएगा। और अभी तक क्योंकि एक मीडिया की हाइप भी है, दैन बीजेपी भी है, और एक सिख सेंटिमेंट जो हैं वो ज़्यादा तौर पर एक ज़्यादा हाई करके दिखाए जा रहे हैं, इसलिए ये एक झाग है जो थोड़ी देर के अंदर बैठ जाएगी और आपको जो है वो बिगर पिक्चर कुछ महीनों के अंदर मज़ीद नज़र आ जाएगी।